कैसी अभी अपने पैरों की उंगलियां चाट रही। उसके और ब्रैंडन का वीडियो वायरल होने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही उसे 17,000 नए सब्सक्राइबर मिल गए हैं। लोग अब उस पर ध्यान देने लगे हैं क्योंकि मैडी को ठीक ठीक पता है कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी। कैसी अब ASMR कर रही, सेलर स्टाइल के कपड़े पहन रही और यहां तक कि शरीर के कुछ खास हिस्सों पर ध्यान खींचने के लिए अजीब अजीब पोज भी दे रही। जैसे ही उसके 50,000 फॉलोअर्स पूरे हुए, उसने जश्न मनाने के लिए एक पॉडकास्ट टूर किया, जिस दौरान उसने यह तर्क दिया कि पुरुषों को आजाद किया जाना चाहिए। असल में वह ज्यादा ध्यान पाने के लिए जानबूझकर ऑनलाइन लोगों को उकसा रही। कैसी अभी भी अपने पति को पैसे भेजती। अब नेट उसके चैनल को सपोर्ट कर रहा। हालांकि मैडी कैसी से कहती है कि वह वायरल होने की कगार पर है और उसे शक है कि नेट उसका इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि कानूनी तौर पर कैसी की संपत्ति का 50% हिस्सा उसे ही मिलेगा। जैसे जैसे कैसी अपने स्ट्रीम्स में बड़े बड़े डिल्डो का इस्तेमाल बढ़ाती जाती, वह और भी ज्यादा मशहूर होती जाती। ऑनलाइन रिक्वेस्ट की लगातार आती बाढ़ को देखते हुए कैसी खुद को एक विशालकाय दैत्य के रूप में देखती, जो अपने टाइगर प्रिंट लियोटार्ड से बाहर निकल रहा। वह अपनी सपनों की जिंदगी जी रही। विशालकाय कैसी लॉस एंजल्स की सड़कों पर बड़े बड़े कदम भरते हुए चलती, लोगों को अपने पैरों तले रौंदती जाती, जबकि बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। एक हेलीकॉप्टर से एक आदमी की आवाज आती है, बड़ी औरत, घुटनों के बल बैठ जा। और विशालकाय कैसी पलक झपकते ही उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देती। इसी बीच अपने कमरे में बैठा एक आदमी ऑनली फंस पर कैसी को देखते हुए हस्त मैथुन कर रहा होता। तभी अचानक यह विशालकाय कैसी उसके गगनचुंबी अपार्टमेंट की खिड़की पर दस्तक देती। कैसी अपने नंगे स्तन दिखाती है और उन्हें जोर से शीशे पर मारती है, जिससे खिड़की टूट जाती है और वह अंदर घुस आती। कैसी जानती थी कि यही उसकी किस्मत है, सब पर जीत हासिल करना, राज करना और सब कुछ जीत लेना। पूरे लॉस एंजल्स में धमाकों से हड़कंप मचा हुआ और कैसी हॉलीवुड साइन के सामने प्रार्थना कर रही। बिशप रू से लोरी के घर का नक्शा बनाने को कहता। अलामो अपनी टीम से वफादारी के बारे में बात कर रहा। वह इस बात से बेहद नाराज है कि बिग एडी ने लॉकर खोलकर उसके साथ धोखा किया। अलामो की लंबाई 6 फुट 3 इंच, लेकिन जो पैंट वह आदमी उसके लिए लाया था वह सिर्फ 5 फुट 9 इंच की थी। वह चिल्लाने लगता है और लड़के को धमकाता है, यहां तक कि वह एक आइस पिक से उस पर हमला करने ही वाला होता। उस समय कैसी इत्तेफाक से ब्रैंडन के घर पर मौजूद होती। वह कैसी से कहता है कि वह मैडी को छोड़ दे, यह तर्क देते हुए कि मैडी कोई असली मैनेजर नहीं है, वह तो बस एक असिस्टेंट। ब्रैंडन उससे कहता, हमारे इन्फ्लुएंसर हाउस में आकर रहो और ढेर सारा पैसा कमाओ। कैसी दुविधा में पड़ जाती, क्योंकि मैडी उसकी सबसे अच्छी दोस्त। उसे मनाने के लिए ब्रैंडन उसे एक पोस्ट में टैग भी करता। इस बीच मैडी अपने बॉस के ऑफिस में कुत्ते की उल्टी साफ कर रही। वह सलाह लेने के लिए नेट को फोन करती। नेट उसका पूरा साथ देता। वह कहता, हाँ बेब, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और यह करो। तुम्हें ब्रैंडन के साथ एक सेक्सी वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि उसके 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कुछ भी ज्यादा अजीब या वैसा कुछ नहीं, बस हॉट टब में कुछ। नेट उसे बताता है कि वह उसके सारे वीडियो देख रहा है और उसे काफी प्रभावित। रू बहुत ज्यादा घबराई हुई। बिशप ऐसे कपड़े पहनकर आता है जो खून के छींटों से उसे गंदा होने से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वह उससे कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा जैसे उसके आने के बाद से ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रू को एहसास होता है कि वह खतरे में, लेकिन वह उसे बार में जाकर अलामों से मिलने का निर्देश देता। जैसे ही वह वहां से निकलती, वह किसी और के टुकड़े टुकड़े कर देता। रू बार की ओर जाती, जहां अलामो ट्रम्पेट बजा रहा होता है और किटी सोफे पर लेटी होती। लोरी ने अलामो को बुलाया है और उससे मिलना चाहती। रू को लोरी के घर के पूरे नक्शे की जानकारी है। यह ऐसी जानकारी है जिसकी अलामो को जरूरत, ताकि वह एक लॉकर से कुछ निकाल सके। पैसे नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमती कोई चीज। रू का मानना है कि वह चीज शायद उस बेसमेंट में हो सकती। बिशप उस आदमी के बचे हुए टुकड़ों को, जिसे उसने काट डाला था, अपने सुअरों को खिला देता। जैसे ही रू अलामो के घर से निकलती, वह पुल के नीचे इंतजार कर रहे DEA एजेंट्स से मिलने चली जाती। वे कहते हैं, हमें लोरी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। इसलिए वे उसके फोन को टैप करते हैं और उसे लोरी को फोन करने का निर्देश देते हैं। रू लोरी से कहती है कि चिड़िया की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लोरी फोन काट देती।
फिर रू वैन को फोन करती। उस समय वैन फे के साथ बैठा फिल्म देख रहा होता। वैन रू से पूछता, तुम अब भी हमारे लिए ड्रग्स लाने ले जाने का काम करना चाहती हो, है ना? वह अनजाने में खुद को ही फंसा लेता जब वह यह बता देता है कि अब उनके पास ड्रग्स लाने ले जाने वाला एक नया आदमी। डीईए ने सफलतापूर्वक जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। यह पता चलने के बाद कि मैडी तो बस मिस पेंजलर की असिस्टेंट कैसी इन्फ्लुएंसर हाउस में ब्रैंडन के साथ रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाली होती। फिर वह मैडी के घर जाती। मैडी ने अपनी रहने की जगह के बारे में झूठ बोला था। आखिरकार कैसी मैडी को बता देती है कि वह उसे मैनेजर के पद से हटा रही और मैडी तुरंत ही एलए नाइट्स के लिए कैसी का आने वाला ऑडिशन कैंसिल कर देती। यह सुनकर कैसी घबरा जाती है और कहती, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैडी तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट निकालती जिस पर कैसी बिना पढ़े ही दस्तखत कर देती। मैडी सबूत के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसकी एक फोटो भी खींच लेती। असल में मैडी के पास देने के लिए ऐसा कोई ऑडिशन था ही नहीं। इसके बाद मैडी लेक्सी से बात करने जाती है और कहती, मेरा एक काम कर दो, ऑडिशन की लिस्ट में अपनी बहन का नाम भी डाल दो। लेक्सी जवाब देती, मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन मैडी उसे मनाने में कामयाब हो जाती। कैसी एक ऑडिशन के लिए जाती, लेकिन वहां वह अपने शादी से पहले वाला नाम इस्तेमाल करती है और लेक्सी की बहन होने का दावा करती। उसे अंदर बुलाया जाता और उसके ऑडिशन टेप में उसे शेक्सपियर की एक कहानी पर आधारित एक सीन करते हुए देखा जाता है, खास तौर पर एंटनी और क्लियोपेट्रा का एक मोनोलॉग बोलते हुए। यह एक ऐसे बदनसीब जोड़े की कहानी जिनमें से एक को दूसरा बदनसीब विजेता भगवान की तरह पूजता। लेक्सी का बॉस उसे देखता है और कहता, अगर वह शेक्सपियर कर सकती तो वह यकीनन एलए नाइट्स भी कर सकती, और सचमुच उसे वह रोल मिल जाता। केसी अब अपनी पूरी जिंदगी में जितना पैसा उसने कभी देखा भी नहीं था, उसे कहीं ज्यादा कमा रही। वह नेट को $30,000 भेजती। पैसा देखकर नेट खुशी से पागल हो जाता है और अपने घर में नाचने गाने लगता। तभी नसीम का एक आदमी गोल्फ क्लब लेकर वहां पहुंचता है। वह खिड़की का शीशा तोड़ देता है और नेट का पीछा करना शुरू कर देता। नेट भागकर ऊपर चला जाता है और बाथरूम में छिप जाता। वह चिल्लाकर समझाने की कोशिश करता है कि उसे अभी अभी कुछ पैसे मिले हैं, लेकिन वह आदमी उसे जमीन पर पटक देता। वह नेट के पैर का वह अंगूठा उखाड़ देता है जिसे सर्जरी से दोबारा जोड़ा गया था। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता, वह नेट की एक उंगली भी काट देता। रू सोफे पर लेटी हुई, जबकि जूल्स नीचे जमीन पर बैठकर खाना खा रही है और वाइन पी रही। वे रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं और इसी दौरान रू एंजेल के साथ अपने खराब हुए रिश्ते का जिक्र करती। जूल्स रू से पूछती है कि वह असल में चाहती क्या। वह पूछती है कि क्या रू उसे किस करना चाहती, और साथ ही यह भी कहती है कि अगर वह चाहे तो ऐसा कर सकती। लेकिन रू का ध्यान जूल्स के शुगर डैडी के ख्यालों में अटका हुआ। जूल्स रू से कहती, तुम मुझे चाहती हो, है ना? तो फिर मुझे अपना बना लो। बाद में एलिस और जूल्स के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। एलिस की नजर जमीन पर पड़ी रू की पैंट पर पड़ती और वह गुस्से से आग बबूला हो जाता। वह नहीं चाहता कि जूल्स किसी और के साथ सेक्स करे। अली कहती, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन मैं अपने परिवार से प्यार करती हूं। मैं उन्हें एसटीडी के खतरे में नहीं डाल सकती। मैजिक को अपने लॉकर में ड्रग्स मिलते हैं, वही ड्रग्स जो रू ने वहां छिपाए थे। मैजिक तुरंत अलामो के पास जाती है और उससे कहती, मुझे लगता है कि रू मुझे फंसाने की कोशिश कर रही। लेकिन अलामो इस बात से ज्यादा परेशान है कि रू उन चोरों की आवाजें नहीं पहचान पाई जिनके साथ उसने इतना ज्यादा समय बिताया था। इन सब के बीच रू मैडी से मिलने जाती। रू उससे पूछती, तुम कैसी पर गुस्सा क्यों नहीं हो? मैडी कहती, आखिरकार मुझे मन की पूरी शांति मिल गई। रू पूछती, क्या होगा अगर वेटर तुम्हारे लिए ऐसा मिल्क शेक ले आए जिसमें उसने हस्तमैथुन किया हो? क्या तुम्हें तब भी उतनी ही शांति महसूस होगी? मैडी चिल्लाती, छी! लेकिन वह समझाती है कि उसकी शांति का स्रोत यीशु है, एक ऐसे व्यक्ति जिन तक रू अभी बाइबल में नहीं पहुंची, क्योंकि उनके आने से पहले अभी 900 पन्ने और पढ़ने बाकी हैं। जब रू और मैडी बात कर रही होती हैं, तो बिशप बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं और ठीक उसी समय अलामो अंदर आता। वह मैडी के नाखूनों की तारीफ करता। फिर वह रू के बगल में बैठ जाता है और उसे कहता, बाहर जाओ, बिशप और जी कार के पास इंतजार कर रहे हैं। मैडी उससे उसकी लड़कियों के बारे में पूछती। फिर वह बताने लगती है कि उसकी सारी कमाई ओनली फंस से होती, जहां उसे 15% कमीशन मिलता।
वह बताती है कि उसकी क्लाइंट कैसी महीने के 10 लाख डॉलर कमाती। अलामो सुझाव देता, मैं तुम्हें अपनी कुछ लड़कियों से क्यों ना मिलवाऊं? हम 30% की डील कर सकते हैं, 15% तुम्हारे लिए और 15% मेरे लिए। इस बीच लेक्सी बहुत गुस्से में है क्योंकि कैसी ने उसे सिर्फ नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि कैसी यह नौकरी मिलने से बहुत ज्यादा खुश। फिर कैसी एक आदमी को अपनी गंदी अंडरवियर भेजने के लिए अपने रेट बढ़ा देती। मैडी अलामो के साथ कार में है और वे एक स्ट्रिप क्लब जा रहे हैं। अलामो मैडी से रू के बारे में पूछता। मैडी जवाब देती, वह थोड़ी पागल लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा। जब वे सिल्वर स्लीपर पहुंचते हैं तो अलामो अपनी सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर देता ताकि मैडी यह चुन सके कि उनमें से किस में ओनली फंस पर पैसे कमाने की काबिलियत। मैडी 7 और 15 नंबर वाली लड़कियों को चुनती है, यानी किटी और मैजिक को। इसी बीच बिशप रू का फोन देखने के लिए कहता। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसके हाथ में एक फावड़ा थमा देते हैं। बिशप और जी उसे एक गड्ढा खोदने का निर्देश देते हैं। वे वहां सिगरेट पी रहे हैं और रू उनसे पूछती है कि उसे अभी और कितना खोदना। वे उससे कहते हैं कि वह अपनी गर्दन तक गहरा गड्ढा खोदे। जब वह खोदना खत्म कर लेती तो वह उनसे बाहर निकलने में मदद मांगती, लेकिन वे सब उसके पास आते हैं और उस पर मिट्टी फेंकना शुरू कर देते हैं। अलामो के घर के ऊपर सूरज उगता। वह अपने घोड़े से प्यार और भरोसे के बारे में बात कर रहा और समझा रहा है कि कुछ लोग इसके लायक क्यों नहीं होते। रू उसी जगह पर गर्दन तक मिट्टी में दबी पड़ी जहां अलामो ने कभी उसके सिर पर रखे सेब पर निशाना लगाया था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ बढ़ता है और हवा में पोलो की छड़ी घुमाते हुए उसकी तरफ वार करता है।